दोस्तों मूवी की शुरुआत में हम पौराणिक नगरी प्रयागराज देखते हैं, जहां धर्म परायण पंडित महादेव जजमान को अनुष्ठान के संबंध में जानकारी दे रहे होते हैं। पंडित जी का यही पेशा है। यहाँ से मिली दान दक्षिणा से इनकी पत्नी व 3 बच्चों का भरण पोषण होता है। अपनी परंपरा और ईश्वर में अटूट आस्था रखने वाले पंडित जी का मानना है कि जिस प्रकार से धर्म के लिए किए गए कार्य ने इनकी पहचान बनाई, ठीक इसी प्रकार से अच्छी शिक्षा इनके बच्चों की पहचान बनाएगी, क्योंकि शिक्षित होना भी एक प्रकार का धर्म ही तो है। और इसी मान्यता के चलते आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद भी महादेव अपने बच्चों की शिक्षा के लिए उचित अवसर तलाशते ही रहते हैं। सन 2010 ये वो समय था जब हर युवा इंजीनियर बनने के सपने देखता था, और इन्हीं सपनों को साकार करने के लिए पूरे देश में कुकुर मुत्तों की तरह कॉलेज खुलने लगे। अब इस सब से हमारे भोले भाले महादेव शुक्ला कैसे अछूते रह जाते। वे इस सामाजिक बदलाव को अपने बड़े बेटे सत्यवान के भविष्य का सुनहरा अवसर समझ बैठे। वो सत्यवान का इंजीनियरिंग फॉर्म भरवा देते हैं। अब वो भी अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए जी जान से जुट जाता है। दिन रात एक करके वो खूब मेहनत करता है, लेकिन रिजल्ट देख सिवाय रोने के उसके हाथ कुछ और नहीं आता। लेकिन महादेव निराश नहीं थे। वे कहते हैं कि जहाँ इतना पैसा खर्च हुआ, थोड़ा और सही बेटा, तुम प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग करो। एक बार डिग्री मिली तो नौकरी तो मिल ही जाएगी। अब सत्यवान यानी सत्तू पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा, लेकिन उसके आगे बढ़ने की परिवार ने एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। असल में कॉलेज की फीस के बदले महादेव को अपनी पुश्तैनी जमीन का आधा टुकड़ा बेचना पड़ा। तमाम प्रकार की पारिवारिक परेशानियों से गुजरते हुए सत्तू अब एक ऐसे कॉलेज में जा पहुंचा था जिसकी बनावटी हालत उसके सामने थी। ये सब कुछ देखते हुए भी अब उसके पास पढ़ाई जारी रखने के अलावा दूसरा कोई और रास्ता नहीं था। इसमें उसके जीवन के 4 साल खर्च हो गए और फाइनली एक दिन उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। अब उसके हाथ में डिग्री थी और परिवार की आंखों में उम्मीदों के सपने, क्योंकि ये उनकी जीत थी। लेकिन दोस्तों, कई बार सच्चाई आपकी उम्मीदों से बेहद ही अलग होती है। समय के साथ बहुत कुछ बदल चुका था। हजारों की संख्या में पास आउट इंजीनियर नौकरी की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहे थे, और अब सत्तू भी इसी का एक हिस्सा था। ऊपर से महादेव जिन विश्वास पात्र रायचंदों से मिले, उन्होंने उन्हें प्राइवेट नौकरी खोजने के साथ साथ सरकारी नौकरी के भी फायदे गिनवा दिए। और आखिरकार एक दिन सत्तू उस शहर में आ पहुंचा जहां उसके जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। वो अपने लिए एक सस्ता सा किराए का कमरा खोज लेता है, लेकिन उस कमरे में लाइट की प्रॉब्लम होती है। लिहाजा मकान मालिक की बेटी आनंदिता उसे एक कैंडल थमा देती है। अब सत्तू की जिम्मेदारी और भी अधिक बढ़ गई थी। उसे प्राइवेट नौकरी खोजने के साथ साथ सरकारी नौकरी के लिए भी रास्ता जो बनाना था। कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर्म की डेट पता करने के लिए वो एक सेंटर जाता है, जहां उसे पता चलता है कि इस संबंध में अभी कोई अपडेट नहीं है। महीनों तक यहाँ वहाँ भटकने के बाद भी ना तो उसे कोई नौकरी मिली और ना ही गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई वैकेंसी। ऊपर से वो बीमार हो गया था सो अलग। डॉक्टर उसे बताता है कि खराब न्यूट्रिशन की वजह से नाखूनों और कान में इन्फेक्शन हो चुका है। ऐसे में वो उसे कुछ दवाइयाँ रिकमेंड करता है। पूरा दिन भटक कर वो रूम पर आ जाता है। आनंदिता उसे बताती है कि लाइट का कनेक्शन ठीक हो चुका है। आज वो काफी थका हुआ महसूस करता है। लगातार कई प्रयासों के बाद भी मिल रही असफलता उसे कमजोर बना रही थी, लेकिन जिम्मेदारियां उसे लगातार आगे बढ़ते रहने का हौसला देती। बार बार ट्राई करने के बाद आखिरकार उसे एक कंपनी में जॉब मिल ही जाती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का एक्सपीरियंस ना होने की वजह से वे लोग उसे इंटर्नशिप पर रखते हुए मात्र 5,000 रुपए ऑफर करते हैं। कोई विकल्प ना होने के कारण वो इस जॉब के लिए हाँ कर देता है। निश्चित ही इतने लंबे समय के बाद मिली नौकरी उसे संतुष्ट नहीं कर पाई। दर्जनों इंटरव्यू देने के बाद वो इस बात को अच्छे से समझ चुका था कि उसकी डिग्री की वैल्यू अब खत्म हो चुकी है, लेकिन वास्तविकता ये थी कि वो इस डिग्री को थामे इतनी दूर आ चुका था कि जहाँ सब कुछ समझकर भी वो किसी और को कुछ समझा नहीं सकता था। वो अगले दिन काम पर जाता है। वहाँ सीनियर उसे काम समझा देते हैं। अब वो दिन भर काम करता और रात में सरकारी नौकरी की तैयारी। एक दिन उसका छोटा भाई उसे बताता है कि घर की लाइट कट चुकी है, क्योंकि कई महीनों से बिल नहीं भरा गया। ये सब सुनकर उसकी निराशा और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इस सब में वो उनकी कोई मदद नहीं कर पा रहा था। आनंदिता उसके पास आती है। बातों ही बातों में वो उसे बताती है कि उसने भी 2 सालों तक
इंजीनियरिंग की थी, लेकिन ना तो कॉलेज ढंग का था और ना ही पढ़ाने वाले, तो उसने समय रहते क्विट कर लिया। मतलब उसने अपने परिवार के 2 सालों के पैसे बचा लिए थे। फिलहाल वो मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन कर रही है। अब वो उसे घूमने के लिए लखनऊ की एक फेमस जगह ऑफर करती है, लेकिन जिम्मेदारियों और टेंशन के चलते वो उसे मना कर देता है। अगले दिन वो अपना काम पूरा करके कंसल्टेंसी पहुंचता है। वहाँ वो बंदा उसे कॉल सेंटर की नाइट शिफ्ट ऑफर करता है, सैलरी 7000। वो अगले ही दिन से नाइट शिफ्ट ज्वाइन कर लेता है। अब वो एक साथ 2 जॉब कर रहा था, साथ ही एग्जाम की तैयारी भी। उधर उसकी बीमारी भी उसे परेशान करने लगी थी। वर्कलोड के कारण वो ठीक से सो नहीं पाता। इस बार वो अपने घर कुछ बढ़ा के पैसे भेजता है, लेकिन वो पैसा पर्याप्त नहीं था। यहाँ तक कि अब उसे अपने खाने की थाली में भी कटौती करनी पड़ती। बावजूद इसके वो हार नहीं मानता, बल्कि लगातार अपने सफर पर आगे बढ़ता है। लेकिन दोस्तों, मानव शरीर के काम करने की एक सीमा होती है। नींद की कमी, टेंशन और बीमारी के कारण वो किसी भी एक काम पर ठीक से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था। दिन भर मेहनत करने के बाद थक हार कर वो कॉल सेंटर चला जाता। वहाँ कई बार उसे नींद के झोंके आते। इस दौरान वो अपनी पढ़ाई भी करता और फाइनली इस सब के कारण एक दिन उसे वहाँ से निकाल दिया जाता है। उधर इलेक्ट्रीशियन की जॉब में कुछ एक मेजरमेंट गलत हो जाने की वजह से पूरा की पूरा असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाता है, तो वहाँ से भी उसे निकाल दिया जाता है। उसकी बीमारी में भी कोई आराम नहीं लगता। ऐसे में वो डॉक्टर के पास जाकर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता है। उधर आनंदिता उसकी परेशानियों को अच्छे से भांप सकती थी, लेकिन इस सब में वो बेचारी उसकी कोई मदद नहीं कर पा रही थी। मजबूरी में वो 1-2 कोचिंग सेंटर्स में काम चलाऊ जॉब करता है, ताकि कुछ खर्चा निकल सके। घर वाले पहले ही परेशान थे, अब ऐसे में वो उन्हें अपनी समस्या बताकर और अधिक दुखी नहीं करता। अब इस सब के बावजूद भी वो सरकारी जॉब की तैयारी में जुटा रहता है, लेकिन अपने अच्छे काम से वो इस बार अपने घर थोड़े ज्यादा पैसे भेज पाता है। निश्चित ही उसने सफलता की ओर एक कदम बढ़ाया था। ऐसी ही एक रात आनंदिता उसकी एक रिचार्जेबल टॉर्च देखती है। वो उसे देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि ऐसा कुछ बनाने के लिए वाकई में दोस्तों काफी स्किल्स की जरूरत पड़ती है। उसी रात उसका छोटा भाई उसे फोन लगाकर बताता है कि पिताजी का झगड़ा हो गया है, क्योंकि उन्होंने किसी से उधार पैसे लिए थे। लेकिन दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी वो अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाता। कुछ अधर में था और अधूरा भी, जिसे पूरा करना अब उसकी जिद हो गई थी। दिवाली आती है, लेकिन महादेव का परिवार बस ऐसे ही बैठा रहता है। उधर सत्तू भी रात भर घर ही नहीं आता। अगले दिन न्यूज़पेपर से खबर मिलती है कि एग्जाम की डेट डिक्लेयर हो चुकी है। वो फॉर्म लेता है, लेकिन इस बार केवल 2 ही सीटें हैं। ये सुनकर वो फॉर्म वापस कर देता है। अब वो महसूस करता है कि आज उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण फैसला था, लेकिन वो डगमगा गया। उसने लड़े बिना ही हथियार डाल दिए। वहाँ कुछ लड़के बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि 1-2 सीटें तो मंत्रियों और अधिकारियों द्वारा रिश्वत लेकर यूं ही निकाल दी जाती है। भला इसे में ईमानदारी से मेहनत करने वालों का नंबर कहाँ लगेगा। अब उसे उनकी बातों पर भरोसा था। भरोसा इसलिए भी क्योंकि अब उसके पास पीछे जाने का कोई और रास्ता नहीं था। आखिरकार ये सब सुनकर वो फॉर्म भर ही देता है। अब वो किसी ऐसे आदमी की तलाश में था जो जॉब दिलवाने में उसकी मदद कर सके। इतने में अचानक से उसका फोन खराब हो जाता है, जिसे रिपेयर करवाने के लिए वो मार्केट में जाता है। वहाँ वो देखता है कि हर ओर मोबाइल्स की दुकानें ही दुकानें हैं। एक और समस्या, दूसरी ओर समाधान। उसे ये एहसास होता है कि कैसे प्राइवेट नौकरी से अधिक पैसा उसे इन सब कामों से मिल सकता है। उसे एक शॉप से मोबाइल रिपेयरिंग का कुछ काम मिल जाता है। वो घर आकर उन्हें सुधारने लगता है। रात को जब वो सो रहा होता है कि तभी अचानक से उसकी आंख खुल जाती है। वो बाहर खड़ी आनंदिता की साइकिल लेकर निकल जाता है, साथ ही शाम तक वापस आने का एक नोट भी छोड़ जाता है। वो एक न्यूज़पेपर हॉकर से जानकारी लेता है। वो उसे बताता है कि सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे तक पेपर बांटकर वो 100-200 रुपए आराम से कमा लेता है। ये सुनकर वो भी अगले दिन से काम शुरू कर देता है। अब वो सुबह के समय पेपर बांटता, बाकी के समय मोबाइल्स रिपेयर करता। अब इस सबसे उसे पर्याप्त इनकम होने लगी थी। अब वो अपनी और परिवार की जरूरतों को अच्छे से पूरा कर पा रहा था। माता पिता भी उसकी तरक्की से काफी संतुष्ट थे। इस दौरान वो सरकारी नौकरी के लिए भी प्रयासरत था। वो काफी दिनों तक एक बड़े अधिकारी को देखता है एंड फाइनली एक दिन वो उसकी गाड़ी का पीछा करता है और इस सबसे वो उससे मुलाकात कर पाता है। असल में उस आदमी को एक ड्राइवर की जरूरत थी, तो वो उसे सुबह 10 से लेकर शाम 7 तक की जॉब के लिए 10,000 रुपए ऑफर करता है। अब सत्तू सुबह 4 से 8 पेपर बांटता है, फिर वो 10 से 7 ड्राइवर की जॉब करता है और घर आने के बाद मोबाइल रिपेयरिंग और पढ़ाई भी। अब उसे अपना ड्राइवर बनना सार्थक लग रहा था। उन लड़कों की बोली गई बातें उसे सही साबित होते
दिखाई दे रही थी। एक दिन मौका पाकर उसने अधिकारी के सामने अपनी बात रख दी। अधिकारी ने उसे बिजली विभाग में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए 15 लाख रुपए की घूस मांगी। इस पर सत्तू उसे 15 दिनों के अंदर पैसे देने का वादा करता है। अब वो जी जान से पैसों की जुगाड़ में लग जाता है, लेकिन काफी प्रयासों के बाद भी वो इतने पैसे नहीं जुटा पा रहा था जितने की मांग थी। आखिरकार उसे अपने पिता को फोन लगाना ही पड़ा। उसने पिताजी को सारी बातें बताई। बेटे का जीवन संवारने के लिए महादेव ने अपनी पुश्तैनी जमीन का बचा हुआ हिस्सा भी बेच दिया। अधिकारी पैसे लेकर उसे जॉब दिलवाने का वादा करता है। 2 दिन बाद एग्जाम होती है। वो पेपर दे आता है। अब उसे अपना सपना साकार होता नजर आ रहा था। इस खुशी को वो आनंदी के साथ बांटता है। वो दोनों एक कैफे में टाइम स्पेंड करते हैं। परिवार वाले भी काफी संतुष्ट हो जाते हैं। रिजल्ट आने ही वाला होता है। सत्तू काफी उम्मीदों से जाता है, लेकिन रिजल्ट जानकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लिस्ट में उसका नाम नहीं आता। वो जान चुका था कि उसके साथ धोखा हुआ है। वो गुस्से में अधिकारी के घर जाता है। अधिकारी बहाने बनाने लगता है। वो कहता है कि तुम्हारा सारा पैसा सेफ है। मैंने बहुत से अधिकारियों को पैसा खिलाया, लेकिन कई बार सब कुछ करने के बाद भी काम नहीं बनता। सत्तू उससे अपने पैसे वापस मांगता है। इस पर वो उसे मात्र 1 लाख रुपया वापस करता है। बाकी के पैसे अधिकारियों से लेकर दूंगा ऐसा बहाना बनाकर वो उसे टालने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं मानता। इस पर वो अपनी औकात पर आ जाता है। वो गन दिखाकर उसे धमकाने लगता है। वो कहता है कि अगर तूने पुलिस कंप्लेंट की तो मैं तो रिश्वत देकर बाहर आ जाऊंगा, लेकिन तेरा सारा पैसा डूब जाएगा। अब ऐसे में सत्तू के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई दूसरा और रास्ता नहीं बचता। वो इस पर बहुत पछताता है, लेकिन वास्तविकता यही थी दोस्तों, वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। वो ये दुखद समाचार अपने पिता को सुनाता है। वो उन्हें आश्वासन देता है कि पैसा मिल जाएगा, लेकिन महादेव की हिम्मत अब जवाब दे जाती है। वो रात ऐसे ही बीत जाती है। सुबह उसके पास फोन आता है, माँ बीमार है, जल्दी से घर आ जाओ। वो तुरंत ही घर के लिए रवाना होता है। बिना टिकट यात्रा करने और घूस ना देने की वजह से टीटी उसे थाने ले जाने की धमकी देता है। कोई रास्ता ना देख वो उसे चलती ट्रेन से धकेल देता है। घर पहुंचकर वो अपनी माँ की हालत देख, जो वक्त और हालात से काफी हद तक टूट चुकी थी। डॉक्टर महादेव को बताता है कि जल्दी से जल्दी आप इन्हें दिल्ली ले जाइए ताकि इनकी हार्ट सर्जरी की जा सके। सत्तू महादेव को 1 लाख रुपए देता है, लेकिन यह पैसा उसकी माँ के इलाज के लिए पर्याप्त नहीं था। महादेव उसे समझाते हैं, बेटा तुमने अपना कर्म किया, लेकिन परिणाम हमारे हाथ में नहीं होता। वो वापस ट्रेन पकड़कर शहर आ जाता है। फोन लगाकर वो संजय से अपना पैसा मांगता है। वो उसे 2-4 दिनों का आश्वासन देकर टाल देता है। कुछ दिनों के बाद वो फिर से फोन लगाता है। इस बार भी वो उसे आश्वासन देकर टाल देता है। वो कई बार उसे फोन लगाता है, लेकिन संजय हर बार उसे एक नई तारीख दे देता है। इस तरह वो उसे महीनों तक दिन गिनवाता रहा। असल में वो उसे पैसा देना ही नहीं चाहता था, लेकिन सत्तू के पास समय बहुत कम था। पैसों का इंतजाम करके उसे जल्दी से जल्दी दिल्ली पहुंचना था। अब वो अपने पिता को 10 तारीख को पैसा लेकर आने की खबर देता है, लेकिन दोस्तों वास्तविकता कुछ और ही थी। इस पड़ाव पर वो अपने आप को किसी लाचार और मजबूर की तरह देख रहा था, जो हर तरफ से बुरी परिस्थितियों से घिरा था। उसे उसकी हार नजर आ रही थी, लेकिन वो इस हार को जीत में बदलना चाहता था, और इसीलिए उसने उस अधिकारी के साथ फिर से काम करने का फैसला किया। वो जैसे तैसे करके उसे जॉब के लिए राजी कर लेता है। अब वो एक नए सत्यवान के रूप में जन्म ले चुका था। जनेऊ और शिखा को वो विसर्जित कर देता है। मतलब ये कि अब सत्यवान शुक्ला पंडित नहीं रहा। अगले दिन अधिकारी को एक कॉल आती है, जिसे अटेंड करने से पहले वो सत्तू को गाड़ी से बाहर जाने के लिए कहता है। ऐसे में सत्तू अपना एक मोबाइल गाड़ी में ही छोड़ देता है ताकि वो उसकी बातें सुन सके। उसमें वो करीब 40 लाख के लेन देन की बात करता है। अब वो इलेक्ट्रिक की शॉप से कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स खरीदता है, जिसके जरिए वो एक सर्किट बोर्ड तैयार करता है। 10 तारीख भी नजदीक आने वाली होती है। उसने अपने पिता से 10 तक पैसे लेकर वापस लौटने का वादा किया था। वो अपने द्वारा बनाई गई डिवाइसों के जरिए संजय की बातों को अच्छे से सुन पाता था। जल्द ही उसे पता लग गया कि अधिकारी सा दिखने वाला ये शख्स असल में एक दलाल है, जो इसी तरह की ठगी कर लोगों से पैसे ऐंठता है। अगले दिन वो एक रिपेयरिंग की शॉप से 3 खराब मोबाइल खरीदता है। अब वो इनके कुछ एक पार्ट्स निकाल कर सर्किट बोर्ड पर लगाता है और फाइनली वो एक सक्सेसफुल डिवाइस बना लेता है। वो अपने काम से काफी संतुष्ट नजर आता है। आज 10 तारीख है। आनंदिता उसके रूम की तरफ आती है, लेकिन वहाँ ताला लगा होता है। वो नीचे पड़े बॉक्स को उठाती है। उसमें रूम की चाबी और एक नोट रखा होता है। उसमें लिखा है, मैं तुम्हारी तरह जीना चाहता था। अब वो संजय को लोकेशन पर ड्रॉप करता है। वो सर्किट बोर्ड को
पहले ही सही जगह लगा चुका था। गाड़ी को लॉक करके वो अपने पापा को फोन लगाकर कहता है, पापा मैं निकल चुका हूँ। कुछ ही देर में संजय वापस लौटता है। गाड़ी भी लॉक्ड है और सत्तू भी कहीं नजर नहीं आता। ऐसे में वो वहाँ से गुजर रही एक दूसरी गाड़ी से लिफ्ट मांगकर चला जाता है। उधर सत्तू भी ट्रेन में चढ़ चुका था। इधर संजय घर आकर वापस गाड़ी की चाबी लेकर गाड़ी तक पहुँचता है। चाबी लगाकर अब वो गाड़ी के अंदर बैठता है। वहाँ उसे एक मोबाइल और एक नोट मिलता है। उसमें लिखा है, माँ की तबीयत खराब है, मैं घर जा रहा हूँ। कि तभी उस मोबाइल पर किसी की कॉल आती है। वो कॉल रिसीव करता है। असल में वो कॉल सत्तू ट्रेन में से लगाता है, लेकिन वो कुछ न कहते हुए फोन काट देता है। मतलब सत्तू को अब ये कंफर्म हो जाता है कि संजय गाड़ी में बैठ चुका है। अब वो फिर से कॉल करता है। इस बार वो उस मोबाइल पर फोन लगाता है जो सर्किट बोर्ड से कनेक्टेड है। कॉल करते ही गैस सिलेंडर एक्टिवेट हो जाता है और किसी टाइम बॉम्ब की तरह एक जोर का धमाका होता है। और इस प्रकार से दोस्तों संजय सिंह को अपनी करनी का फल मिल जाता है। सत्तू सामने रखे बैग को खोलता है जिसमें नोटों की ढेर सारी गड्डियां होती है। मतलब ये वही 40 लाख है जिनकी पिछले कुछ दिनों से चर्चा हो रही थी। और इस तरह से सत्यवान शुक्ला सब कुछ गंवा देने के बाद भी एक बार फिर से जीत जाता है। इसी के साथ दोस्तों इस मूवी का यही दी एंड होता है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए मूवी ट्यूब।